विनोद जी, एक कमेंट आपका भी चाह रहा हूं। आपके हिसाब से विनोद जी, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को इनरोड्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे स्टेट्स जहां तक बीजेपी अभी तक अच्छा नहीं कर पाई है? विनोद जी, आपको भी लगता है ना कुछ नए स्टेट्स जीतने ही पड़ेंगे तभी ये 400 के करीब बीजेपी पहुंच सकती है? देखिए, 400 पार अभी तक एक बार जब राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ी थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तब आए थे नंबर। हालांकि नारा नहीं दिया गया था 400 पार का, लेकिन सीटें आ गई थी 400 से ज़्यादा, 412 या 415 सीटें। लेकिन तब उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर जगह कांग्रेस जीती थी। उत्तर प्रदेश में 85 में से 83 सीटें जीती थी। उस समय संयुक्त उत्तर प्रदेश था। एक चौधरी चरण सिंह जीत के आए थे और एक एटा के महबूब अली खान प्यारे मियाँ थे लोकदल के। और बाकी सब राज्यों में लगभग अधिकतम था। बिहार में 54 में 53 सीटें, इस तरह का लगभग आंकड़ा था और सब जगह। अब चूंकि नारा, और ये सही बात है, संजय जी सही कह रहे हैं कि अतीत में 2014 2019 में 2014 में अब की बार बहुमत की सरकार का नारा दिया गया, बहुमत आ गया। 2019 में अब की बार 300 पार भी कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने दोनों बार जो टारगेट सेट किए उनको अभी अचीव किया। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कई बार वो टारगेट अचीव भी है, कई बार नहीं कर पाए। लेकिन पार्टियां हमेशा बड़े टारगेट रखती हैं और भारतीय जनता पार्टी तो इसके लिए जानी जाती है कि बड़ा टारगेट रखे। तो उसकी कोशिश है। दरअसल देखिए, 400 पार का जो नारा है वो चाहिए, 400 पार कौन सी पार्टी नहीं करना चाहेगी जो इतनी बड़ी अखिल भारतीय स्तर पर जिसका होगा। लेकिन मुख्य उद्देश्य उस पार्टी का ये है कि पहला तो जहां जिन राज्यों में उसको अधिकतम पर है उत्तर भारत के, वहां वो वही पुराना परफॉर्मेंस दोहराए। यानी उत्तर प्रदेश में 62 64 65 सीटें लेके आए, मध्य प्रदेश राजस्थान सब जगह जो पुराना है कम से कम वो दोहराए और नए राज्यों में इनरोड करे। तो जैसा संजय जी कह रहे हैं कि 2019 से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करे, ये उद्देश्य है। क्योंकि कई जगह जहां भाजपा को आशंका है, जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, कि पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है उसके सामने, तो वो उसके सामने है। जहां तक इनरोड करने की बात है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में तो उसके पास 25 सीटें पिछली बार भी थी और वहाँ हमेशा कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन हमेशा बेहतर रहा है पिछले कई चुनावों में। तो उसको ये 3 राज्यों में, अब तेलंगाना में 3 हैं तो नई परिस्थितियों में क्या 3 के 3 वो 4 के 4 सांसद अपने वापस कर पाएंगे या बढ़ा पाएंगे, ये चुनौती है। आंध्रा में 1 या 2 या 3 4 5 कितने, क्योंकि अभी तक एक भी सांसद नहीं, वोट परसेंटेज बहुत कम है। और आंध्रा की परिस्थिति बड़ी विचित्र है। वहाँ जगनमोहन रेड्डी और की पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच में सीधा मुकाबला है। लेकिन अभी कांग्रेस में वाईएसआर शर्मिला भी शामिल हो गई और उन्होंने उनको अध्यक्ष भी आज बना दिया, कि आज की खबर है। अब वो घूमना शुरू करेंगी। हालांकि उनके घूमने का फायदा कांग्रेस को जितना होगा तो होगा, लेकिन नुकसान जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को होगा और उसका लाभ सीधे मिलेगा चंद्रबाबू नायडू को, टीडीपी को, क्योंकि सामने वही पार्टी मुकाबले में है। उसमें बीजेपी कितना इनरोड कर पाएगी, एक ये चुनौती है। और देखिए, दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के प्रायोरिटी में इस बार 2024 चुनाव में सबसे ज़्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दक्षिण की यात्रा पर आज भी हैं, पहले भी लगातार जाते रहे हैं। अमित शाह जी गए थे तो एक बार कुछ महीने पहले उन्होंने तमिलनाडु में कहा था कि अगला प्रधानमंत्री हो सकता है तमिलनाडु से हो। अब जिसका एक संकेत दिया गया, क्या प्रधानमंत्री तमिलनाडु चुनाव लड़ सकते हैं कन्याकुमारी की सीट से, वो शहजाद भाई बताएंगे, ये चूंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन एक संकेत ये भी किया, अगर वो लड़ते हैं तो उसका भी कुछ असर जाहिर है बड़े नेता का पड़ता है। जैसा कि आप याद कीजिए 2014 में जब बनारस से प्रधानमंत्री चुनाव लड़े थे मोदी जी, तो भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड परिस्थिति बहुत खराब थी 2009 के हिसाब से। 8 या 9 सीटें थी उसकी और वोट और विधानसभा में 49 सीटें थी। लेकिन मोदी जी के लड़ने का फायदा ये हुआ कि 71 सीटें जीती भाजपा गठबंधन ने और विधानसभा में पूरी सरकार बनी 2017 में। तो बड़े नेताओं का असर भी पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जब संसद भवन पे वो अशोक की लाट का ऊपर चढ़ाया गया, तो उसका पूजा अर्चना किसने किया था? दक्षिण भारत के पंडितों ने। राज्यसभा में इस बार पिछले लगातार दक्षिण भारत के लोग भेजे गए, चाहे वो पीटी उषा हों, चाहे वो विजेंद्र हों, बाहुबली के लेखक, उनके राजा मौली के पिताजी, और इस तरह। फिर संसद के उद्घाटन में दक्षिण भारत का ही सेंगोल, तमिलनाडु का, वहीं के संत और काशी तमिल संगम। तो ये सारे प्रयास जो हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो दक्षिण भारत में इनरोड करने के हो रहे हैं, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ से को हम इंटैक्ट रख पाएंगे। अगर मान लिया कहीं कोई कमी हुई तो वो पूरी हो जाए वहाँ, और अगर यहाँ इंटैक्ट रख लिया और वहाँ भी एडिशन हो गया तो बेहतर परफॉर्मेंस होगा। ओके संजय जी, एक कमेंट और कर दीजिए। इस पर 2-3 बार पहले ही बहस कर चुके हैं, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है ये। क्या प्रधानमंत्री जो
उनकी चर्चा हो रही है दूसरी सीट से लड़ने की, शायद पिछली डिबेट में शहजाद भी थे इसी डिबेट में। क्या प्रधानमंत्री आपको लगता है ये रिस्क ले सकते हैं तमिलनाडु से लड़ने का या केरल से लड़ने का, जिससे बीजेपी का परफॉर्मेंस? ये भी थे उस डिबेट। हाँ, संजय जी भी थे, उस स्टेट में कुछ सुधर जाए। मैं भी था उस डिबेट में। आप भी आप भी थे। देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती है, और ऐसा अगर एक्सपेरिमेंट बीजेपी पार्टी सोच रही है तो शायद वो कर भी डाले। लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ऐसा रिस्क ले सकती है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि उनके साथ अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी नाप तौल करके उन्हें चुनाव लड़ाएगी कहीं भी जगह, किसी भी जगह से। और रिस्क शब्द का जो इस्तेमाल है, शायद प्रधानमंत्री कहीं से भी चुनाव लड़े शायद नहीं कर सकते हम। प्रधानमंत्री जीत के तो जरूर आएंगे। अच्छा, वोटों मतलब का असर पर अंतर कम ज्यादा हो सकता है। हाँ, वोटों का अंतर पर कम देश ज्यादा में हो किसी भी सकता है। सीट से आपको लगता है वो जीत सकते कहीं हैं? भी उनकी जीत में कोई संदेह नहीं है, मुझे नहीं जीत में लगता। कोई संदेह नहीं है। रिस्क शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं जोड़ूंगा। निजी पर आधार होता है, वो बिना आधार के कोई बात नहीं कहते हैं। और मोटे तौर पर मेरा भी मानना, मैं कोई डेटा एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि कांग्रेस ये चुनाव अकेले लड़ने के लिए उसके वो नहीं है। वो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग अगर बेहतर तरीके से हो सकता है, और सब जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो अपने अपने राज्यों में मजबूती से ताकत से लड़ें, तभी वो एनडीए का मुकाबला कर पाएंगे चुनाव में। अदरवाइज अगर वो अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग करते रहेंगे और सीटों के शेयरिंग में भी ईमानदारी नहीं बरतेंगे और चुनाव में भी एक दूसरे को वोट अपना ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे, तो फिर बहुत कठिन है राह अपन। अच्छा, कांग्रेस के लिए जैसे मैंने कहा अभी कैच 22 हो गया ना विनोद जी, इधर कुआं इधर खाई। मतलब अपनी सीटें भी बढ़ानी है, खोया रुतबा हासिल करना है, और दूसरा इंडिया गठबंधन की सीटें यहां तक पहुंचाना भी है कि बीजेपी को किस तरह हरा दें। अब दोनों एक साथ कितना मुश्किल होगा, क्योंकि रीजनल पार्टीज ने ही कांग्रेस की सीटें खाई है ज्यादातर, बहुत सारे राज्यों में। बीजेपी ने भी खाई है, आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन रीजनल पार्टीज से अपनी ताकत लेनी भी है, उनको जितवाना भी है। ये कैच 22 जैसा नहीं है। रीजनल पार्टियों के साथ तो कांग्रेस का जो अरेंजमेंट होना है वहाँ कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश तो है नहीं। अब बिहार में 6 सीटें आप लड़ेंगे, 5 सीटें लड़ेंगे, कितनी बढ़ा लेंगे? और तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा ताकत जो लगानी है वो अपने उन राज्यों में लगानी जहाँ बीजेपी सीधा मुकाबला है। वो कितनी बीजेपी की सीटें कम कर सकती है, कितनी हो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जहाँ उसका सीधा मुकाबला है, वहाँ अगर वो बीजेपी की सीटें कम करके अपनी सीटें बढ़ा सकती है, तब तो चुनाव मतलब मुकाबले का होगा। अगर कांग्रेस इस चक्कर में रहेगी हम बिहार में 40 में से 20 सीट लड़ लें, या उत्तर प्रदेश में हम 80 में से 30 सीट लड़ लें, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए सुसाइडल होगा। और बीजेपी का तर्क हमेशा ये होता है, और इस तर्क में कुछ दम भी नजर आता है, कि सीटें कम होंगी तो एनडीए की कम होंगी, क्योंकि बिहार में जेडीयू गया ना, वो अपने हिस्से की सीटें ले गया। चलिए मानिए हम तो लड़े ही आधी सीटों पर थे, महाराष्ट्र में भी हम बोले हम आधी सीटों पर लड़े थे, वहां शिवसेना चली भी गई, तो आप मान लीजिए कि ठीक है हम आधी सीटें लड़ेंगे, आधी तो अपनी सीट तो बचा ही लेंगे। तो यहां भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं होने वाला है। ये बीजेपी का तर्क नहीं, ये बीजेपी का तर्क है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बिहार का जो गणित अभी तक है, बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, ये 3 में से अभी तक जो रहा है नतीजा, अब आगे क्या होता है मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, 2 जब होते हैं तो पलड़ा उधर भारी हो जाता है। एक अपवाद है 2014 वाला, जब अलग अलग लड़े थे, आरजेडी अलग लड़ा था, जेडीयू अलग लड़ा था और बीजेपी अलग लड़ी थी एनडीए, तो बीजेपी ने स्वीप किया था, है अलग अलग लड़े। लेकिन जब 2 मिल जाते हैं, जैसे 2 विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव हो, 2015 में नीतीश और लालू मिले, बीजेपी 53 में सिमट गई, लेकिन 2019 में बीजेपी और नीतीश मिले तो एनडीए ने स्वीप किया। तो ये एक वहाँ है। दूसरा क्या, महाराष्ट्र की नाटक बात है। तो अब सवाल ये है कि शिवसेना का जो वोट है जो बीजेपी को मिला, जिसे बीजेपी ने भी अपनी सीटें बढ़ाई, दोनों पार्टियों का वोट एक दूसरे को मिला, तो क्या शिवसेना का वो वोट उद्धव ठाकरे के साथ इंटैक्ट है? मैं विधायकों और सांसदों की बात नहीं कर रहा हूँ, मास से की बात है। अगर वो इंटैक्ट है तब तो बीजेपी को नुकसान है, अगर उसमें बीजेपी ने सेंधमारी कर ली एकनाथ शिंदे के जरिए तो फिर बीजेपी के तर्क। हाँ, और सही है ना, इस बार तो पहली परीक्षा होगी ना ये संजय जी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी बिहार में पहली बार अकेले लड़ेगी ना। अकेले से मेरा मतलब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं होंगे। लोकसभा का चुनाव, हाँ लोकसभा का चुनाव, और 2014 में भी अकेले लड़ी थी। हाँ, लेकिन तब आरजेडी और जेडीयू अलग थे। हाँ, इस बार आरजेडी जेडीयू महागठबंधन एक तरफ और बीजेपी एक तरफ, पहली बार होगा। इसका मतलब ये अग्नि परीक्षा कह सकते हैं बिहार में इस बार। हाँ, लोकसभा के चुनाव में यह पहली बार ऐसा होने वाला है जब इंडिया गठबंधन, जिसमें जेडीयू और आरजेडी एक साथ होंगे और बीजेपी कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर आरजेडी जेडीयू का मुकाबला कर रही होगी, तो ये पहली बार होने वाला है। बीजेपी के लिए चुनौती है,
अब उसको अग्नि परीक्षा कह दें या कोई दूसरा नाम दे दें, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी के पास पिछली बार भी बिहार में 16 या 17 सीटें जीती थी, तो ऐसा मान लेना कि बीजेपी नीचे ही जाएगी, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात होगी कि अगर ये मान ले कोई कि बीजेपी को नीचे ही जाना है। मुझे लगता है बीजेपी कम से कम इस वक्त ऐसा लगता है अपनी सीटें तो बचा रही है बिहार में, अगर सीटें 2-4 बढ़ा भी ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब सुनील साजन एक एग्जांपल, उसके बाद आप ही के एग्जांपल क्यों रॉन्ग है? आपने बसपा और सपा साथ में मिली, मैं वही उसी पे मेरा वही सवाल था, और आज कौन सी मिल रही सुनील है? से मेरा वही सवाल था। तो एग्जैक्टली, वो गणित देख लो। बिल्कुल सुनील, देखिए अब हम मान तो रहे हैं कि इस बार आरजेडी जेडीयू मिलकर लड़ेंगे बिहार में और बीजेपी हार जाएगी। आप भी तो मिलकर लड़े थे, क्या हुआ? 62 सीटें बीजेपी ले गई 80 में से।